बच्चों नमस्ते। आज हम आपको अंशों के मूल्यांकन की विधियों के बारे में अध्ययन करेंगे। पूर्व की कक्षा में आपको ये बताया जा चुका है कि अंश क्या है, इसके मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, अंशों के मूल्यांकन का आधार क्या है, इनके मूल्य को प्रभावित करने वाले विभिन्न घटक क्या हैं, अंशों के मूल्यांकन की विभिन्न विधियां कौन कौन सी हैं, इन सब के बारे में पहले अपन चर्चा कर चुके हैं। आज अपन मूल्यांकन अंशों का जो करना है उसकी एक विधि शुद्ध संपत्ति विधि की विस्तार से चर्चा करेंगे कि इसके अंतर्गत एक अंश का मूल्य किस तरह से ज्ञात किया जाता है। सामान्यतः यह विधि उन विनियोगकर्ताओं के लिए ज़्यादा अच्छी या उपयुक्त मानी जाती है जो विनियोगकर्ता अपने धन की ज़्यादा सुरक्षा चाहते हैं, उसको ज़्यादा महत्व देते हैं। वो ये समझते हैं कि उन्होंने जो पैसा विनियोग किया है उनका पैसा यदि किसी कारण से कंपनी का समापन हो जाता है तो उनका पैसा सुरक्षित है या नहीं, या पैसा वो वापस उनका मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। इसी कारण से इसको अपन एक एसेट्स बैकिंग मेथड भी इसका अपन नाम देते हैं। दूसरा, ये जो कंपनी की आर्थिक स्थिति जो है उस आर्थिक स्थिति में जो उसका अंतर्निहित मूल्य है, यानी कि अपन नेट एसेट्स जो हैं, नेट वर्थ जो है इक्विटी होल्डर्स के लिए, वो उसमें अगर अंशों की संख्या का भाग दें तो वो उसका अंश का एक आंतरिक मूल्य निकल के आता है। इसलिए इस विधि को अपन इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड यानी अंतर्निहित मूल्य विधि भी कहते हैं। इस विधि के अंतर्गत कैसे अपन एक अंश का मूल्य निकालेंगे उसका एक फॉर्मेट हमने बनाया हुआ है। और हालांकि ये अपन जो बैलेंस शीट आपकी है दोनों साइडों से अपन बना सकते हैं, लायबिलिटी साइड अप्रोच और असेट साइड अप्रोच। यदि अपन असेट साइड अप्रोच का उपयोग करें, क्योंकि बच्चों के लिए ये ही ज़्यादा उपयुक्त रहती है, तो उसमें अपन देखें कि सबसे पहले अगर अपने पास फिक्स एसेट्स हैं, उनमें भी आपके पास दो तरह की एसेट्स हैं, एक टेंजिबल है और एक इंटेंजिबल एसेट्स है। इंटेंजिबल एसेट्स ऐसी एसेट्स होती हैं जो भौतिक रूप से संस्था में विद्यमान नहीं रहती हैं, लेकिन वो संस्था के लाभों को बढ़ाने में सहायक हैं। दिखाई तो नहीं देती हैं लेकिन लाभों को बढ़ोतरी करती हैं। ये अदृश्य संपत्तियां हैं जिनमें आपकी गुडविल है, पेटेंट है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है। तो इनका अपन कौन सा मूल्य लें? नेट एसेट्स वैल्यूएशन मेथड के अंतर्गत गुडविल के बारे में अपन पहले देखें, क्योंकि गुडविल के बारे में पहले अपन चर्चा भी कर चुके हैं। दो तरह की गुडविल हमने आप लोगों को बताई थी, ओन बिजनेस गुडविल और एक परचेस्ड गुडविल या गुडविल एट कॉस्ट, जहां बैलेंस शीट में लिखी हुई है। ओन बिजनेस गुडविल की हमने कैलकुलेशन की थी और उसी हिसाब से आपको कैलकुलेट करनी है यदि आपको सूचनाएं दे रखी हैं उस आधार पर। और जो परचेस्ड गुडविल है या गुडविल एट कॉस्ट है, इसके बारे में यदि आपको कोई सूचना नहीं है तो ये मानते हुए कि इसका पुस्तक मूल्य ही आपका वसूली मूल्य है, वो अपन इसमें शामिल कर लेंगे। अन्य जो आपकी इंटेंजिबल एसेट्स हैं, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, इनको भी जो वसूली योग्य मूल्य है उस पर इनको शामिल करना है। यदि आपके पास इनका वसूली योग्य मूल्य नहीं दे रखा है तो यह मानते हुए
कि इनका पुस्तक मूल्य ही वसूली योग्य मूल्य है, वो आपको शामिल करना है। अगली आपकी जो फिक्स एसेट्स हैं, टेंजिबल एसेट्स हैं, जो भौतिक रूप से आपकी दिखाई देती हैं। इनमें आपके पास जितनी भी आपकी टेंजिबल एसेट्स हैं, सभी को इनको आपको शामिल करना है। आपकी मार्केट वैल्यू है, रियलाइजेबल वैल्यू है, और यदि इनमें से कोई भी मूल्य आपको नहीं दे रखा है तो आपकी बुक वैल्यू लेनी है। बुक वैल्यू से तात्पर्य यह है कि यदि किसी संपत्ति के बारे में कोई आयोजन पहले से बना रखा है और आयोजन संबंधित संपत्ति में से घटा के ना दिखाकर दूसरे पक्ष में दिखाया हुआ है, तो वो जो आयोजन है वो उस संबंधित संपत्ति में से घटाकर ही उसका पुस्तक मूल्य आएगा, वो आपको इसमें लेना है। और जो आपके पास इन्वेस्टमेंट्स हैं, इसी में ही इन्वेस्टमेंट्स के बारे में आपको ये बताया था, ट्रेडिंग और नॉन ट्रेडिंग। आपने क्या किया था, ट्रेडिंग को शामिल किया था गुडविल के वैल्यूएशन के समय, नॉन ट्रेडिंग को आपने शामिल नहीं किया था। लेकिन यहाँ जब अंशों का मूल्य अपन निकाल रहे हैं तो आपके चाहे ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स हों चाहे नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स हों, दोनों को ही आपको रियलाइजेबल वैल्यू, मार्केट वैल्यू, बुक वैल्यू जो भी आपको दे रखा है उस पर आपको इसमें शामिल करना है। अगली है आपकी करंट एसेट्स, यानी कि चालू संपत्तियां वो संपत्तियां कहलाती हैं जो एक लेखा वर्ष में नकद में परिवर्तित हो जाती हैं। उन सभी करंट एसेट्स को आपको जो रियलाइजेबल वैल्यू है या आपकी मार्केट वैल्यू है या बुक वैल्यू पर आपको शामिल करना है। तीसरी जो एसेट्स हैं जो आपकी एसेट साइड में हो, फिक्टिटियस एसेट्स हैं। क्योंकि ये कृत्रिम संपत्ति हैं, इनसे कोई पैसा वसूल नहीं होता है, ये खर्चे हैं और ये बैलेंस शीट में ये तब तक दिखाए जाते हैं जब तक कि ये खर्चे पूरे के पूरे लाभ हानि खाते से राइट ऑफ नहीं हो जाते हैं। तो इनसे कोई वसूल योग्य मूल्य है ही नहीं है, इसलिए आपको ये शामिल नहीं करना है। इस तरह से इन सबको अपन शामिल कर लें तो आपकी ये टोटल असेट्स आ जाएंगी। इन टोटल असेट्स में से यदि आउटसाइडर लायबिलिटीज़ को अपन घटा दें तो आपके पास आपकी करंट आउटसाइडर लायबिलिटीज़ भी दो तरह की, करंट लायबिलिटीज़ एंड प्रोविजंस हैं, ये आपको घटाने हैं। पेमेंट वैल्यू पर घटाएं या बुक वैल्यू पर, जो भी आपको दे रखा है। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ भी आपको इसमें घटा देनी है। और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ में आपको क्या करना है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ में डिबेंचर्स है आपका, ऋणपत्र, और ऋणपत्रों पर बकाया ब्याज वो घटाना है आपको। पूर्वाधिकार अंश पूंजी है और पूर्वाधिकार अंश पूंजी पर यदि बकाया लाभांश है वो भी आपको इसमें से घटा देना है। और इस तरह से आपके पास जो निकल के आ जाएंगी। और एक इसमें से और है कंटिंजेंट लायबिलिटी, यदि उसके बारे में कोई लायबिलिटी बन जाती है जिस समय अपन वैल्यूएशन कर रहे हैं अंशों का, उस समय तो कोई राशि आपको पेमेंट करनी है, वो भी राशि इसमें से घटा देनी है। इस तरह से आपकी आ जाएंगी नेट असेट्स आ जाएंगी। और ये नेट असेट्स जो हैं इनको अपन यूँ भी कह सकते हैं, नेट असेट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, क्योंकि इसमें से अपने पूर्वाधिकार अंश की राशि और उन पर बकाया लाभांश घटा दिया है, इसलिए ये सारी की सारी जो राशि बची हुई है वो नेट असेट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स होगी। अब आपको क्या करना है, ये निकल के आ गई। अपन चाहें तो इसको लायबिलिटी साइड अप्रोच से भी यही सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। वो कैसे निकलेगी वो भी अपन देखते हैं। जो भी आपको लायबिलिटी साइड में पेड अप शेयर कैपिटल दे रखी है, पेड अप शेयर कैपिटल है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑथराइज का कोई मतलब नहीं रहा इसमें, इश्यूड का कोई मतलब नहीं रहा है, सब्सक्राइब का कोई मतलब नहीं रहा है। और पेड अप का मतलब है जो राशि अंशधारी ने चुकाई है, एक्चुअली में जो कंपनी की लायबिलिटी है वही आपको इसमें दिखानी है। यदि आपने कोई एरियर ऑफ कॉल्स एंड एरियर्स है वो आपने घटाया नहीं है, वो आपको यहाँ घटा देना है, नहीं घटाया है तो। प्लस इसमें क्या करना है, रिजर्व एंड सरप्लस
जो भी आपको दे रखे हैं, जिस तारीख को अंशों का मूल्यांकन किया जा रहा है उस तारीख तक, प्लस आपकी प्रेफरेंस शेयर, एरियर ऑफ प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड और प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, सॉरी ये है नेट प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, ये आपको उसमें से जोड़ देना है। और इसके रिवर्स आपको नेट लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज आपको इसमें से घटा देना है। कोई आपके फिक्टिटियस असेट्स हैं वो आपको इसमें से घटा देनी है। कंटिंजेंट लायबिलिटी यदि कोई बनती है वो भी आपको इसमें से घटा देनी है। इस तरह से चाहे आप कोई भी अप्रोच अपनाएं, असेट साइड अप्रोच अपनाएं चाहे लायबिलिटी साइड अप्रोच अपनाएं, आपकी नेट असेट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स एक ही राशि आएगी। लेकिन विद्यार्थियों के लिए ज़्यादा उपयुक्त ये रहेगा कि वो नेट असेट्स वैल्यूएशन मेथड के अंतर्गत जब शुद्ध संपत्ति निकालें तो असेट साइड अप्रोच को ही अपनाएं। ये सब निकल जाने के बाद आपको एक अंश का मूल्य निकालना है, और अंश का मूल्य निकालने के लिए फिर आपको कुछ नहीं करना है। जो भी आपने ये नेट असेट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स निकाली हैं उनमें आपको अंशों की संख्या का सिर्फ भाग दे देना है, तो एक अंश का मूल्य निकल के आ जाएगा। यानी कि एक अंश के पीछे उस कंपनी की कितनी संपत्तियां उपलब्ध हैं, असेट्स बैकिंग मेथड आ जाएगा, एक अंश का आंतरिक मूल्य निकल के आ जाएगा। ये उस है जबकि जो कैपिटल स्ट्रक्चर बना हुआ है कंपनी का, यदि उसमें एक ही तरह के अंश हैं तो आपके पास ये काम खत्म हो गया। यदि एक से अनेक तरह के अंश हैं, समता अंश भी, तो आपको अंश जो पेडअप कैपिटल है अंशों की, उस पेडअप कैपिटल के रेशियो में इस नेट असेट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स को आपको बांट देना है, और जितनी राशि जिन अंशों के हिस्से में आ रही है उन अंशों की संख्या का भाग दे देंगे, तो सब अंशों का अलग अलग मूल्य निकल के आ जाएगा। तो इस विधि के अंतर्गत आपको इसी तरह से अंश का मूल्यांकन करना है। धन्यवाद। थैंक यू।